नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, खास करके बीपीएससी टीचर का, तो सभी लोगों से यही अपील रहेगा कि सभी वीडियो आप देखिए और एक-एक वीडियो में आपका यह ज़रूर महसूस होने लगेगा कि एग्जाम कैसे निकला जाए और हर एग्जाम आपको सफलता दिलाएगा। चाहे जो भी आप एग्जाम में बैठिएगा, प्रत्येक एग्जाम में आपको वन डे एग्जामिनेशन में आपका यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का साथ किस गुरु ने दिया था? उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह का साथ जो है किस गुरु ने दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। उत्तराधिकार युद्ध जब हुआ था तो उस समय जो है बहादुर शाह का जो साथ दिया था गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था? हमारे पटना में ही हुआ था, पटना साहिब में। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ में आदि ग्रंथ में प्रेरणाप्रद आदि ग्रंथ में प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत किस गुरु का संकलित है? आदि ग्रंथ में प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत किस गुरु का संकलित है? तो गुरु नानक का है। किसका है? आदि ग्रंथ में जो प्रेरणाएं प्रद प्रार्थना और गीत जो संकलित है वो गुरु नानक का है। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां हजारों मुगल सैनिकों को किसने मौत के घाट उतार दिया था? तो किसने उतार दिया था? बंदा बहादुर ने उतार दिया था। किसने उतारा था? बंदा बहादुर ने उतारा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? बंदा बहादुर की मौत के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे, लेकिन नवाब करपूर सिंह के पहल पर सभी सिख टुकड़ियां जो है फिर से एक नए दल खालसा में बदल गया था। कब बदला था? 1748 ईस्वी में बदला था। जब बंदा बहादुर की डेट हो गया उस तब बंदा बहादुर जो थे बहुत ही संगठित करके रखे थे। जब इनका डेथ हो जाता है बंदा बहादुर का, तो सिख जो है ये छोटे छोटे टुकड़ियों में बढ़ जाते हैं। जब 1748 का समय आता है तो उस समय नवाब करपूर सिंह के पहल पर सभी सिख टुकड़ियां जो है फिर से एक दल में बदल जाता है, जिसका नाम खालसा में बदल गया। खालसा में बदल जाता है। क्लियर हो गया होगा? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके देख लेते हैं। जहांदार शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। कहता है कि जहांदार शाह जो थे अपने शासन काल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। दूसरा है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। तो बिल्कुल ईरान का नेपोलियन जो है नादिर शाह को कहा जाता है। यही नादिर शाह जो कि 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करता है और यहाँ से सारा धन संपत्ति लौट करके यहाँ तक कि कोहिनूर हो रहा और मयूर सिंहासन भी ले चला जाता है। क्लियर? तीसरा है, तो रानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर देता है। बिल्कुल ये सही है। सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या जो है तो रानी सैनिक हैदर बेग ने कर देता है 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को। ये सैयद बंधु थे हुसैन अली। क्लियर हो गया होगा? तो ये तीनों ऑप्शन सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा सही। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध हुआ था। देखिए बक्सर का युद्ध बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बक्सर का युद्ध कहता है कि बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो थे, जबकि एक तरफ
मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। यह तीनों मिलकर के लड़ रहा था। बक्सर के युद्ध में कौन कौन लड़ रहे थे? एक तरफ से अंग्रेज अकेला लड़ रहा था, दूसरी ओर से मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था वो लड़ रहे थे, और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला थे एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। जबकि बक्सर का युद्ध जब 1764 ईस्वी में हुआ था तो उस समय मीर कासिम बंगाल का नवाब नहीं था, क्योंकि उस समय जो है बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिल करके संयुक्त सेना ये तीनों का लड़ रहा था। एक तरफ अंग्रेजों से लड़ रहा था। अंग्रेज इस तरह से जीत जाते हैं और ये तीनों के संयुक्त सेना हार जाती है। तब जाकर के इलाहाबाद की संधि होती है। क्लियर हो गया होगा? तो अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? ये भी याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसकी घोषणा को कहा गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैग्ना कार्टा कहा गया है, किसकी घोषणा को कहा गया है? ये फारुखसियर की घोषणा जो थे 1717 ईस्वी का 1717 ईस्वी का जो फारुखसियर ने घोषणा किया था उसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1715 ईस्वी में एक शिष्टमंडल जो है जॉन सुरमन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में एक शिष्टमंडल जो है जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया था। यह शिष्टमंडल जो है उत्तरवर्ती मुगल शासक फारुखसियर के दरबार में 1717 ईस्वी में पहुंचा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसका डिटेल्स बता रहा हूं ताकि जो है आप कंफ्यूजन ना करें। क्यों इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है, इसी का हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? तो 1715 ईस्वी में क्या हुआ कि एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। उस समय फारुखसियर सॉरी शिष्टमंडल जो है भारत आया था 1715 ईस्वी में। एक शिष्टमंडल जो है जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल जो है उत्तरवर्ती मुगल शासक फारुखसियर के दरबार में 1717 ईस्वी में पहुंचा था। यह जो शिष्टमंडल थे उत्तरवर्ती मुगल शासक फारुखसियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। उस समय फारुखसियर जो थे जानलेवा घाव से पीड़ित था। उस समय फारुखसियर जानलेवा घाव से पीड़ित रह रहे थे। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर था। इस शिष्टमंडल में क्या था? एक हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर था जिन्होंने फारुखसियर का इलाज किया, और इसमें फारुखसियर जो है खुश होकर अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दे दिया, और अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सिक्का भी भारत में सभी जगहों पर मान्यता प्रदान कर दिया। इसीलिए जो है ये जो 1717 ईस्वी का जो फारुखसियर का फरमान था, इसी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीवान ए कोही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवान ए कोही किसने स्थापित किया? तो दीवान ए कोही जो थे यह एक कृषि विभाग था। कृषि भूमि का विस्तार करना, मालगुजारी को सुदृढ़ करने के लिए यह जो है विभाग का स्थापना किया गया था दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका गठन किया गया था दीवान ए कोही का। यह क्या था? कृषि भूमि का विस्तार करना था, मालगुजारी को सुदृढ़ करने के लिए यह विभाग का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा है? अंग्रेजी पत्र जो है इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा है? तो मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। क्लियर? इंडिपेंडेंट ये पत्र है जो कि मोतीलाल नेहरू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पत्र। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? देखिए गदर पत्र का जो है प्रथम अंक की बात कर रहा है, ये अंक हो जाएगा, ये अंक कर लीजिएगा। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था।
ध्यान में रखिएगा, यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में सफलता दिलाता है दोस्तों। और आपको हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट को आप पीछे छोड़ देते हैं ये सब क्वेश्चन को, जब आप आंसर सही करके आते हैं तो यही सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में सफलता दिलाता है। मैं वैसे वैसे क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा ताकि आपकी एग्जाम की सुनिश्चित और सफलता सुनिश्चित हो सके। इसीलिए आप सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो दादू मियां थे। कौन थे? फराजी विद्रोह के नेता दादू मियां थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए एक एक करके कथन को हम लोग देखते हैं और एक एक कथन पर हम चर्चा करेंगे। पहला कथन है, भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार है। तो बिल्कुल जो है भारत का रूर प्रदेश जो है छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। दूसरा है, भारत में मनुष्य संबंधित पहला प्रमाण जो मिलता है नर्मदा घाटी से मिला है। ये बिल्कुल सही मिला है दोस्तों। भारत में मनुष्य संबंधित पहला प्रमाण जो मिला है नर्मदा घाटी से मिला है। क्लियर हो गया होगा। तीसरा है, पालघाट दर्रा कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच है। तो बिल्कुल पालघाट दर्रा जो है कोयम्बटूर एवं कोचीन के मध्य स्थित है। तो ये सभी ऑप्शन सत्य हो गया दोस्तों, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 1991 में आया था संविधान संशोधन। कौन सा? 69 संविधान संशोधन हुआ था। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपको इस तरह महसूस होने लगेगा कि हाँ मैंने जो वीडियो देखा है सफलता लायक वीडियो है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों भौतिक अवस्था में कौन पाया जाता है? तो जल जो है, जल एकमात्र वस्तु है जो कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। क्लियर। ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाओं, यही पूछा जा रहा है कि तीनों भौतिक अवस्था में कौन पाया जाता है? तो जल है। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ कृषि रोड मैप के साथ हो जाएगा यहाँ। चतुर्थ कृषि रोड मैप के साथ जर्दालू आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जर्दालू आम के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जा रहा है? ये शाहकुंड में बनाया जा रहा है दोस्तों। ये भागलपुर के निकट पड़ता है, ये शाहकुंड पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जैक्ट जगह के पूछ लिया है तो शाहकुंड हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो चतुर्थ कृषि रोड मैप के साथ जो है जर्दालू आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जा रहा है? तो शाहकुंड में बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। ध्यान में रखिएगा, डोडा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। क्लियर। जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। जबकि अमरकंटक मैकाल श्रेणी का जो पर्वत है, मैकाल श्रेणी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक है, जिसकी 1048 मीटर ऊंचाई है दोस्तों। और सतपुड़ा श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो धूपगढ़ी है, जो कि 1350 मीटर है। क्लियर एकदम रखिएगा। ये सभी जो पॉइंट्स होते हैं
आपको एलिमिनेट करने के लिए एग्जामिनेशन में फायदामंद होता है और सभी लड़कों से, लाखों लड़कों से आप आगे निकल जाते हैं। तो 2637 मीटर किसका है? डोडा बेटा का है, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो अमरकंटक हो जाएगा 1048 मीटर के साथ। क्लियर? जबकि सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी पूछे तो धूपगढ़ी हो जाएगा 1350 मीटर के साथ। तो ये सभी पॉइंट्स जो है आपको एग्जामिनेशन में सफलता दिलाने की काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सिद्धांत को किसने समाप्त कर दिया था? देखिए, व्यक्तिगत सिद्धांत जो था इसको डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स कहा जाता है। और ये जो है डलहौजी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इसी को राज्य हड़प नीति कहते हैं। राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी जो है सतारा को सबसे पहले हड़प लिया था 1748 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। क्लियर? तो उस समय जो है हड़पने की नीति जो है चलते आ रहा था। तब जाकर के कैनिंग आता है और कैनिंग जो है इस व्यक्तिगत सिद्धांत को क्या करता है? समाप्त कर देता है। कौन करता है? कैनिंग समाप्त कर देता है। क्लियर? तो क्लियर रखिएगा, कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? तो ऑकलैंड के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके बीच में हुआ था? किसके समय में हुआ था? तो ऑकलैंड के बीच समय हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वह था हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने ही सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकाश में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, साहित्यकाश में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। तो साहित्यकाश में जो है ओवन मेरेडिथ के नाम से जो है ना लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड लिटन जो थे एक उपन्यासकार, निबंध लेखककार, साहित्यकार के रूप में विख्यात हुआ था। इन्होंने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लाया था दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड लिटन बहुत बड़े विद्वान थे और एक उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्यकार के रूप में विख्यात हुआ था लॉर्ड लिटन। और उन्होंने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया था, याद कीजिए। और इसके तहत जो है ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है क्या हुआ था कि क्षेत्रीय भाषाओं का जितना भी समाचार पत्र था उस पर पाबंदी लग गया था। यही कारण है कि बहुत सारे समाचार पत्रों पर पाबंदी लगने के कारण सभी जो है धाराशाही हो जाता है और बंद करना पड़ जाता है दोस्तों। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड एक ऐसा इतिहास में कांड हुआ जो कि एक दुखी के रूप में जाना गया। चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। गोरखपुर जिला में हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। चौरी चौरा कांड के कारण ही वो सहयोग आंदोलन को जो है ना महात्मा गांधी ने वापस लिया था और 12 फरवरी को वो सहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। यही चौरी चौरा कांड था जो कि इतिहास में दर्ज है और इसी के कारण वो सहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। तो ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922 ईस्वी याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई? किसके समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुआ था? तो नॉर्थ ब्रुक के समय। किसके समय? नॉर्थ ब्रुक के समय में जो है सुएज नहर खुल गया था और भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार में वृद्धि हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। देखिए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति जो था कौन था?
तो रॉल्फ फिच था दोस्तों। कौन था? रॉल्फ फिच था। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? अकबर के दरबार में, तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति जो थे रॉल्फ फिच थे, जो कि 1585 ईस्वी में अकबर के दरबार का ये भ्रमण किया था। क्लियर हो गया होगा? तो अकबर के दरबार का जो भ्रमण किया था वो रॉल्फ फिच किया था 1585 ईस्वी में, जो कि पहला अंग्रेज व्यक्ति थे। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी का दरबार, मोहम्मद गजनबी का सॉरी, मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार जो थे उत्तबी थे। कौन थे? उत्तबी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता कौन थे? बीजक के रचयिता जो है कबीर हुआ करते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, कबीर। शबद, बीजक और शबद ये कबीर का ही रचना है, शबद और बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल कितना है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल कितना है? तो 4096 किलोमीटर का है, जो कि सबसे अधिक है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कि 4096 किलोमीटर का बनाता है। क्लियर? भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ बनाता है, लगभग 106 किलोमीटर के दूरी में बनाता है ये। क्लियर? 100 किलोमीटर की दूरी में। तो क्लियर हो गया होगा? तो बांग्लादेश के साथ जो है कौन कौन सा राज्य हमारे भारत से टच करता है, तो देखते हैं। 5 राज्य टच करते हैं बांग्लादेश से। कौन कौन टच करता है? असम करता है, मिजोरम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है और वेस्ट बंगाल करता है। तो क्लियर रखिएगा, बांग्लादेश से 5 राज्य टच करते हैं, असम, मिजोरम, मेघालय, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। क्लियर? तो ये सभी क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। मूल संविधान की चर्चा कर रहा है और कितने मूल कर्तव्य थे? मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो कितना था मूल कर्तव्य? मूल संविधान की चर्चा कर रहा है, एकदम बहुत ही ये कंफ्यूजन क्वेश्चन डाल दिया है दोस्तों। इसलिए ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करा देता है और एग्जाम से आप बाहर हो जाते हैं। इसलिए यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में सफलता दिलाता है। तो मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो एक भी मूल कर्तव्य नहीं था दोस्तों, एकदम क्लियर रखिएगा। एक भी मूल कर्तव्य का वर्णन मूल संविधान में नहीं है। एकदम ये सब दिमाग पर एकदम बांध लीजिए। यही सब एग्जाम में जो है ना आपको पूछ लिया जाता है और आप कंफ्यूजन में 10, 11, 2, 4, 5 मार के आते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। एक भी मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं है। क्लियर? जबकि वर्तमान मूल संविधान में अब अगर पूछा जाए, वर्तमान के संविधान में अगर पूछा जाए कितना मूल कर्तव्य है, तो 11 है। क्लियर हो गया होगा? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब लाया गया, 1976 की चर्चा कर रहे हैं, 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें 10 ठो जोड़ा गया था। 1976 में कितना जोड़ा गया था? 10 को जोड़ा गया था। बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, ध्यान में रखिएगा। बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, के तहत एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। तब जाकर के अब जो है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गया है। क्लियर? मूल कर्तव्य को ना मानने पर कोई दंड का अपराध नहीं है, इसलिए ये भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूल कर्तव्य को मानना ना मानना क्या दंडनीय अपराध है? तो नहीं है दोस्तों। क्लियर? आप मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। क्लियर? तो इसका जो मूल कर्तव्य का जो वर्णन मिलता है भाग
संविधान के भाग 4 के को में मिलता है और अनुच्छेद 51 के को में मिलता है। क्लियर, ये पॉइंट्स क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमत नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। कहता है कि संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति हो जाएगा यहाँ पर, अनुमति नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो बिल्कुल कर सकता है दोस्तों, ये एकदम ध्यान में रखिएगा। ये जो है बिल्कुल कर सकता है। अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 3 हो जाएगा। क्लियर, जैसे इसका उदाहरण भी है, जैसे मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। क्या किया, राष्ट्रपति को पूर्व में सूचना दे दिया गया और सूचना दे करके उसकी अनुमति मिले चाहे नहीं मिले, इसका जो है मध्य प्रदेश का जो है विभाजन कर दिया गया, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया गया, बिहार का विभाजन हो गया, उधर आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया। तो इस तरह का जो है विभाजन सीमा नाम क्षेत्र में आप परिवर्तन करने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 3 देता है अधिकार। क्लियर, तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था मध्य प्रदेश से? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, और बिहार से झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना 2 जून 2024 ईस्वी को, 2014 ईस्वी को। क्लियर, 2 जून 2014 ईस्वी को। क्लियर हो गया होगा। तो ये सभी जो है पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कंपनी है, स्थापना वर्ष है। क्लियर, कंपनी का देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पहला है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। तो बिल्कुल जो है 1498 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। क्लियर, दूसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 ईस्वी में स्थापना हुआ था। तीसरा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। ये बिल्कुल सही है, अर्थात ये तीनों ऑप्शन सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें अनेक ब्रेक है किंतु इंजन का अभाव है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का था दोस्तों। हमारे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का यह कथन था। क्या कथन था? कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें अनेक ब्रेक है किंतु इंजन का अभाव है। क्लियर, यह कब कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? 1935 का भारत शासन अधिनियम जब लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो उसी के संदर्भ में 1935 अधिनियम के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने यह बात लिखा था और कहा भी था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे महापाषाण को मेगालिथ कहते हैं? तो किसको कहा जाता है? तो किसको कहेंगे दोस्तों? तो कब्र को कहेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, कब्र। क्लियर, किसे महापाषाण मेगालिथ कहते हैं? तो कब्र को कहते हैं। क्लियर, क्यों? दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजों के भी कब्र में गाड़ देते हैं और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहा जाता था। क्लियर हो गया होगा। तो दक्षिण भारत में के कुछ लोग जो है मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में गाड़ते थे और उसके ऊपर जो है एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहते थे। क्लियर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। अब अगले वीडियो में मैं पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।